मैं हाजी सलीम असलमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। अभी आपने हमारे नाम से जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब का बहुत ही कम वक्त में भाषण सुना। अभी आपके सामने इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस चुनावी मौसम में जिस तरह से उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर आपके रायपुर में तशरीफ लाए हैं, उसका हम तहे दिल से पूरा भारतीय जनता पार्टी अखिलेश मोर्चा स्वागत करता है। जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कौमी सदर भाई अब्दुल रशीद अंसारी साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे के लीडर और बहुत ही मेहनत करने वाले मोहम्मद सलीम साहब, मिर्जा इजाज देव साहब, शाकिर अंसारी साहब, इरफान अहमद साहब, एसएम अकरम साहब और यहाँ मौजूद भाई और बहन, अभी इस सूबे के चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर में हमारे बीच में आए। उनके आने से पहले मैंने कहा कि हमें आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इलेक्शन की मसरूफियात हैं और तमाम जगहों पर इलेक्शन से जुड़े हुए, इंतखाबात से जुड़े हुए प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उनकी मसरूफियात हैं। दोस्तों, आज जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, उसका मकसद कोई इलेक्शन का मकसद नहीं है। उसका मकसद ये भी नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। हम पूरे मुल्क में जब नरेंद्र मोदी जी को उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया गया, तो कांग्रेस पार्टी ने खास तौर से बहुत शोर मचाया, बहुत हंगामा किया और कहा कि साहब अगर मोदी जी आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, तो इस मुल्क में मुसलमानों की हिफाजत नहीं हो सकती। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त यही कांग्रेस पार्टी कहती थी, या जो हमारे मुखालिफ थे वो ये कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बहुत अच्छे आदमी, बीजेपी बहुत खराब पार्टी है। अब उल्टा कह रहे बीजेपी तो बहुत अच्छी है, मोदी खराब है। ये जो दोहरी सोच और दोहरी राजनीति है, इस मुल्क में सबसे ज्यादा, चाहे वो आपके छत्तीसगढ़ में राज करने वाली पार्टी हो, चाहे दिल्ली में राज करने वाली पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी। सिर्फ 6 साल के लिए सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। मैं उस वक्त लोकसभा का सदस्य था और सेंटर की सरकार में मिनिस्टर था। अटल जी ने हम सबको बुलाया और कहा भाई बहुत सुनते हैं हज के बारे में, वक्त के बारे में, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह की परेशानी है, उसका कैसे समाधान होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि देखिए, अगर समाधान करने की नियत हो
सकता है। अगर सिर्फ नीतियां बनती रहेंगी तो समाधान नहीं होगा, बोले पूर्ण नियत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के एजुकेशन के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं। अभी ये जो अभी तक कांग्रेस देती रही है वो मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट को 2.5 करोड़, उसके अलावा जो और छोटे छोटे ट्रस्ट है, किसी को 2.5, किसी को 3, किसी को 4, और आबादी के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो वो 1-2 पैसा भी पर मुसलमान नहीं होता। एक तो मैं अपनी पार्टी में भी कहता हूँ, मैं बहुत दिक्कत है। मैं जब बच्चा था तो मैं सुनता था कि इस मुल्क में अल्पसंख्यकों की, खासतौर से मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो कोई कहता था 11.5 लाख करोड़, 12 करोड़, बच्चे सुन रहा हूं। और आज भी किसी से पूछो कितनी है तो कहते हैं 12-13 करोड़ है। भैया आज 25 सालों में 12 करोड़ से 12 ही करोड़ रह गई है, उसके आगे बढ़ी नहीं रही है। कोई भी सरकारी आंकड़ा देखिए और उसका नतीजा क्या हो रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आप 100 रुपए की कोई स्कीम बनाते हैं, वो 100 रुपए की स्कीम आप 12 लोगों के लिए बनाते हैं। आपको तो ये ताकत है, जो आंकड़े हैं आंकड़े में तो 12 ही लिखे हुए हैं, तो 100 रुपए आपने 12 लोगों के लिए दिया, जबकि सही मायनों में है वो 20, सही मायनों में है वो 20। तो वो रुपया, वो पैसा, वो स्कीम लोगों तक पहुंच नहीं पाती। जो 100 रुपया भी होता है उसको दलाल पहले से आधा कर देते हैं और लोगों तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितना मिलता है। तो आधी स्कीम तो स्कीम बनने से पहले ठहरा पड़ती, गिर जाती। उसके बाद क्या होता है, आज जो है वो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर कोई कहता है पश्चिम बंगाल में 35% अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, कोई कहता है बिहार में इतने प्रतिशत है, यूपी में इतने प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में इतने प्रतिशत है, पता चला 80% है, 80% है। हम इस प्रतिशत को वोट के हिसाब से लेंगे और ना देखना चाहिए। जिस दिन आप वोट की गिनती करने लगेंगे उस दिन लोगों के सरोकार की, लोगों की परेशानी की, लोगों की दिक्कतों की गिनती नहीं कर पाएंगे और न करने की आप कोशिश करेंगे। एक सेंसर कमेटी बनाई गई, एक सेंसर कमेटी बनी, सबको मालूम है सेंसर कमेटी। एक रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, सबको मालूम है कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी। उसने जो अपनी रिपोर्ट में लिस्ट लिखा, उसने लिखा कि मुसलमान सरकारी नौकरियों में 0, पार्लियामेंट में, असेंबली में 0, तरक्की में 0, लेकिन गरीबी में और जेलों में 0। आज जो है वो 50% से ज्यादा मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। लगभग 70% मुसलमान जो है वो 500 रुपए प्रति माह की इनकम पर अपनी जिंदगी का बसर कर रहा है। गिनती के गिने चुने आईएएस ऑफिसर हैं। प्राइवेट नौकरियों में जगह मिलनी बंद हो गई है, सरकारी नौकरियों में भी एक तरह से तासुब का माहौल है, जगह मिलना बंद है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे भाइयों, इस सच्चाई को हमें यकीन करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जितना भी कहे, इन 9.5 सालों में मुल्क पे क्या हुआ? इन 9.5 सालों में 2002, 2003 में
2002 में, 2001 में, 2000 में, 99 में, 98 में ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। और 2002 में जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन ताश के पत्तों की तरह ठहर रहा था, उस वक्त अमेरिका ने पूरी दुनिया में अल कायदा की जड़ें ढूंढना शुरू कर दिया, खोद खोद करके कि जर्मनी में कितनी जड़ है, ब्रिटेन में कहां है, इटली में कहां है, रशिया में कहां है, सब जगह पर थोड़े थोड़े मिले कि भाई यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। लेकिन उस वक्त मेरे भाइयों अटल बिहारी वाजपेयी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और लाल कृष्ण आडवाणी साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट जिसने कांग्रेस पार्टी की थी, पार्लियामेंट में आडवाणी जी ने खड़े होकर के कहा था कि मैं आज पार्लियामेंट में इस बात का ऐलान करने में खुशी महसूस कर रहा हूं, फख्र महसूस कर रहा हूं, गर्व महसूस कर रहा हूं कि जब पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में इस्लामी आतंकवाद की कहीं कोई जड़ नहीं है, किसी काम में कोई जगह नहीं है, या कोई अलकायदा नहीं है। मेरे भाइयों, अटल जी की सरकार चली और 2004 में हमारे सेकुलर सूरमाओं की सरकार आ गई। ये सेकुलर सूरमा कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आते ही सबसे पहले जो काम किया, जो सबसे खतरनाक काम किया, जो आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे ऊपर कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी वाले कम्युनल हैं, बीजेपी वाले फिरका परस्त हैं। जरा पूछिएगा कांग्रेस के दोस्तों से, कांग्रेस के भाइयों से कि ये कम्युनल पार्टी जब सेंटर में और दिल्ली में हुकूमत में थी तो इस मुल्क में न अल कायदा था, न इंडियन मुजाहिदीन था, न मुस्लिम आतंकवाद था। ये 2004 आते ही आते कैसे हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अल कायदा का ठप्पा लग गया। ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही थी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 80 के दौर में हर सिख के पगड़ी पर और दाढ़ी पर मेड इन खालिस्तान का ठप्पा लगा दिया था। क्या हुआ था? कोई सिख बेचारा जाता था, रिक्शे में जाता था, काम पे जाता था, गाड़ी पे जाता था, होटल में जाता था, सड़क पे जाता था, तो सिख को इसके नाम से नहीं पुकारते थे, कहते थे ये आतंकवादी जा रहे, ये आतंकवादी जा रहे। नौकरियां मिलना बंद हो गई। ये हाल हो गया कि जो सिख नौजवान भाई बहन थे वो खून के आंसू रोने लगे, डर और खौफ के माहौल में रहने लगे। हर सिख मां बहन ये सोचती कि कब मेरे बच्चे को खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी सदस्य बनाकर दी ये पुलिस वाले उठाने ले जाए, डरे और सहमे रहे। 80 का दौर खत्म हुआ। 10, 12, 15 साल तक सिख समाज ने इस दर्द को झेला। आज यही दर्द इस मुल्क के मुसलमान से। पहले आप आतंकवादी बना करके उनको जेलों में डाल दोगे, बीजेपी की सरकार है। जेल में डालने वाली महाराष्ट्र की सरकार है, कांग्रेस पार्टी। जेल में डालेगी तो हैदराबाद की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की। जेल में डालती है तो दिल्ली की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की। और जेल में डालने के बाद कोई दिग्विजय से खड़े होकर कहेंगे साहब ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो गलत पकड़ ली है, तुम ही चोर और तुम ही चौकीदार। आपको मालूम है 9 सालों में क्या हुआ है? 9 सालों में
9 सालों में इस मुल्क में गुनाहगार या बेगुनाह मैं नहीं कहता, इस मुल्क में 9 सालों में 9,500 नौजवान मुसलमानों को आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही मुद्दों पे जेल के सीट को मिला। जिसका नतीजा हुआ कि हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मिलियन कायदा का ठप्पा लग गया। भाई जब ये बात कह रहा हूं तो बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, उसी का काम के कहता हूं मैं मुसलमान हूं और राष्ट्रवादी हूं, और मुझे राष्ट्रवाद की गारंटी और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भी किसी से नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने आज जो हालत की है, हर दिन मुसलमान को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भैया मैं भी मुल्क के लिए मैंने भी कुर्बानी दी है, मैंने भी जो है हमारे भी मुल्क की के लिए वफादारी होती है जबकि किसी और की है। ये ऐसा सवाल है जो सवाल की वोटों से नहीं तय होने वाला है। हमें मालूम है क्या हो सकता है कि वोट फिर भी कांग्रेस पार्टी को दे दे, फिर भी आप जब वोट भाजपा को वोट देने की बात आए तो सोचते कि यार ये तो सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म का मामला है, चलो सेकुलर कोई ये तो चाहे वो हमें जेल में डाले। हमें ये मालूम है, इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन मेरे भाइयों भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के सियासत की एक सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी को आप प्यार करिए या नफरत करिए, इस मुल्क की सियासी सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी जनता भी कहे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी। छत्तीसगढ़ में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह है। मध्य प्रदेश में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। गोवा में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर पिछले 5 सालों में हर थाने में कम से कम 2 मुस्लिम ऑफिसर नियुक्त किया गया है। हर थाने में उसका इश्तिहार नहीं छापा है। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि हमने ये किया है इसलिए भैया को वोट दे दो। 150 से ज्यादा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन मुस्लिम चुने गए इन पिछले 5 सालों में गुजरात में। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत तारीफ कर रहा हूं, ये तो करने का, ये करना पड़ेगा। इसके लिए बिना मर्दों को मिलकर, बिना भेदभाव के, बिना किसी तासुब के जो सरकार में होता है उसे करना पड़ता है। और तो हमेशा अपने पार्टी के लोगों से कहते हैं तू दरिया में तूफान क्या देखता है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तो हिंदू मुसलमान क्या देखता है। मैं हमेशा अपनी पार्टी के लोगों से यही बात कहता हूं। और आज ये सवाल मैंने इसलिए खड़े किए हैं कि इन सवालों को लेकर के बेचैनी है और इन सवालों का जवाब भी मैं दूंगा। इन सवालों को लेकर बेचैनी है। अब क्या किया इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब वोट जैसे जैसे इलेक्शन आएगा कई साहब पाटला हाउस में पकड़ के ले जाएंगे, पाटला हाउस में काउंटर करेंगे, पाटला हाउस में नौजवानों को पकड़ लिया और ये सीटों में डाल दिया आतंकवादी बना करके। उसके बाद दूसरे दिन एक कांग्रेस का लीडर पहुंच जाएगा, कहेगी तो बड़ा गलत है। अरे भैया दिल्ली में तुम्हारी सरकार, होम मिनिस्टर आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, सुपर प्राइम मिनिस्टर आपका, तो गलत किसने किया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के तमाम तबकों की और मुसलमानों के सुरक्षा की और सिक्योरिटी की गारंटी है। हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारतीय
दी जाएगी, क्योंकि हमने जो नहीं डाला। कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैंने एक पार्लियामेंट में पूछा, हमने कहा भैया 6 साल हमने इस मुल्क की हुकूमत हमने हुकूमत की, आपके हुकूमत में आने से पहले जब नाम मुसलमानों का लिया जाता था तो कहते थे कौन कौन नाम मुसलमानों का नाम है, तो कहते थे साहब हाजी मस्तान का बहुत नाम है, दाऊद इब्राहिम का बहुत नाम है, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट हो जाती थी। जब हम आए तो हमने इस मुल्क के मुसलमानों की जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के रूप में बनाई थी, हमने उसको बदल करके APJ अब्दुल कलाम बनाई और कहा मुसलमान ये जो इस मुल्क की आन बान शान की तरक्की के लिए ये कर सकता है, वो कंटेस्ट कर सकता है, ये बदलाव दिखाया हमने। उसके लिए हमने वोट को ध्यान में रख करके नहीं किया, हमने ये भी ध्यान में रखकर नहीं किया कि साहब कलाम साहब को कलाम और कलाम साहब का जो सम्मान है उससे होने से कोई बीजेपी को वोट मिल जाएगा। हमने ईमानदारी के साथ उस सच्ची तस्वीर को दिखाया। अब कितने लोग यहाँ बैठे हुए सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं। आप सब ने, मैं बहुत बार कहता हूँ कई दर्शों में भी, आप सब हिंदुस्तान की आजादी से लेकर के और अब तक जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने में किसी से भी कम योगदान नहीं किया, ऐसे आप 10 नाम नहीं बता सकते। अगर कोई इनमें से जलसे में से कोई आदमी ये बता दे कि 10 ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने इस मुल्क के अंग्रेजों को भगाने और इस मुल्क से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में किसी से भी कम योगदान नहीं किया, कुर्बानी नहीं की, फांसी के फंदों पर नहीं चढ़े, नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। मेरे भाइयों, सैकड़ों नाम है, कोई नहीं जानता कि मौलाना तैयब जी कौन थे, हसन रोहानी कौन थे, कोई नहीं जानता कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को छक्के कैसे छुड़ाए थे, कोई नहीं जानता कि बीबी अम्मा झांसी रानी की जो झांसी रानी जिनको देख करके, जिनसे उन्होंने ताकत दे करके, जिनसे उन्होंने सोच समझ करके, जिनसे सारी चीजें आगे बढ़ी थी, वो बीबी अम्मा जिनको फांसी से चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, कौन जानता है उनको? कौन जानता है मौलाना अजमल को? कौन जानता है मौलाना उस्मान को? कौन जानता है अशफाकुल्लाह खान साहब को? और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कितने ही नाम होंगे, ऐसे एक लंबी लिस्ट है, कोई नहीं जानता। हाँ जानते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये सब देख के सबसे बड़े हीरो और सबसे ज्यादा इनकी कुर्बानी। इस देश की आजादी का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा, इस मुल्क की तारीख भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखी। इस मुल्क में जब जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त उन्होंने इतिहास लिखने का काम अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया था। उस वक्त इतिहास लिखने का काम कांग्रेस पार्टी के पास ही था। आपने इतिहास के पन्नों से उन नामों को क्यों स्याह किया, उन नामों को क्यों मिटाया जिन नामों ने कि इस मुल्क को आजाद कराने में, इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने में फांसी के हंसते हंसते फांसी के फंदों को छुड़ा, जिन नामों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, इस मुल्क के सम्मान, इस मुल्क के स्वाभिमान, इस मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियां दी, वह इतिहास के पन्नों में नहीं है, कहीं पर नहीं दिखाई पड़ता। कोई सड़क, कोई स्कूल, कोई एयरपोर्ट, कोई सरकार की योजना होगी तो इंदिरा गांधी, मनरेगा, जवाहरलाल नेहरू, रोजगार योजना,
ऐसी हो जो बेगम हजरत महल के नाम पे हो, अशफाकुल्लाह खां के नाम पे हो, मौलाना अशरफी के नाम पर हो, बेबी अम्मा के नाम पर हो। नहीं है। हम वादा करते हैं, हमारा विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है कि हम क्या करेंगे, और हम जब क्या करेंगे कह रहे हैं तो वो हवा नहीं कह रहे कांग्रेस की तरह। हम वादे कर रहे हैं कि हम रोजगार के लिए ये करेंगे, हम सुरक्षा के लिए ये करेंगे, हम एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए ये करेंगे। और जब हम ये वादे कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर हम जो वादे कर रहे हैं उस वादे को हमने कितना पूरा किया उसका लेखा जोखा है। तो कहते हैं ATR रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो भी देश के सामने हम लाएंगे। ये पहले सवाल है जिन सवालों को लेकर के कि आज हम सबको सोचना होगा। उसको पता नहीं जब कहा कि हज का एक्ट बदलना चाहिए। हज क्या नहीं, समय हज जो है वो पूरी बम्बई की कमेटी जो होती थी, पानी के इतिहास जो होते उसकी कमेटी हो जाती थी, बम्बई कमेटी का कमिश्नर हो जाता था, बड़ा हो जाता था, डिमांड हो जाता था, इसके अलावा कोई। क्योंकि 100-150 साल पहले जब लोग हज करने जाते थे तो पानी की जहाज से जाते थे, तो हज कमेटियां भी इसी तरह से बनती थी। जिस वक्त हमने हज एक्ट को बदला 1998 में, तो कांग्रेस के कई साथी सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हज के पूरे एक्ट को ही बदलने का साजिश कर रहे हैं। इससे तक क्या 3 साल या 4 साल मुकदमा चलता रह गया। बाद में 2001 या 2 में जाकर के वो खारिज हुआ और आज आप देख रहे हैं कि नया एक्ट आया। हमने उस वक्त हज पे चाहे 50 से 60,000 रुपए के बीच में क्यों नहीं 12,000 रुपए में आदमी जो है वो हज करने चला जाएगा। कुल खर्चा जो है 45,000, 55,000 में टोटल आना जाना सब हो जाता था। मैं अभी एक किस्सा बताऊँ आपको। मालूम है आपको लंदन की यहाँ से दूरी लगभग 5,000 माइल है। 5,000 माइल और जद्दा की दूरी 2,000 माइल। हमारे